थैंक यू महोदय। 232 पेजेस का फाइनेंस बिल लेके फाइनेंस मिनिस्टर हाउस के सामने आई है। महोदय, मैं कहना चाहूंगा, देयर आर नो सीरियस चेंजेस इन द टैक्स स्ट्रक्चर, ओनली टिंकरिंग. Some IT return timelines have changed. Some forms are changed. In gold bond, I will demonstrate it will not benefit to the middle class. Some changes in person who are investing from overseas, उनके लिए हैं, और गिफ्ट सिटी इनके लिए ये फाइनेंस बिल में कुछ बातें हैं। सर, मेरे पास, क्योंकि जब कोई बजट पेश होता है उस वक्त एक आंकड़े रहते हैं, उसके बाद में रिवाइज बजट होता है और 1 साल 2 साल के बाद एक्चुअल फिगर क्या है उसका रियल पिक्चर सामने आता है। मैं जरूर कहूंगा कि इसको देखते हुए 2023-24 में इनकम टैक्स रेवेन्यू सर 26% बढ़ी, लेकिन उसी साल में ईयर टू ईयर बेस की ये बात है, और ईयर टू ईयर बेस पे उसी साल में माने 2023-24 में जब 26% इनकम टैक्स की रेवेन्यू बढ़ी, वहीं पे कॉरपोरेशन टैक्स कंपेयर विद जीडीपी और जीडीआर के परसेंटेज में वो कम हुई। माने बड़े लोगों को से जो पैसे आने थे वो ईयर टू ईयर बेस में कम हुए और आम हिंदुस्तानी के टैक्स के पैसे और ज्यादा बढ़े। सर, डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिसके पास बहुत है और जिसके पास कम है, उन दोनों का फासला कम करो, ये लोकतंत्र के लिए एक सिद्धांत होना चाहिए। इस सरकार में ये नहीं है। इस फाइनेंस बिल में सर 2047 तक गिफ्ट सिटी को रियायत दी गई है। कौन रहता है उस गिफ्ट सिटी में? कहां है वो गिफ्ट सिटी? गांधीनगर में है। कोई आम नागरिक के लिए वहां जगह नहीं है। बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की ऑफिस और उनकी जगह जहां गिफ्ट सिटी में है, ये सरकार उनको गिफ्ट दे रही है, उनको रियायत दे रही है। आपको किसान नहीं दिख रहा है, आपको महंगाई से परेशान वो हिंदुस्तानी नहीं दिख रहा है। मुझे कहते हुए दुख होता है कि 232 पेज के इस फाइनेंस बिल में एक जगह भी कहीं महिला के लिए कुछ भी नहीं है। महिला वित्त मंत्री होते हुए भी देश की महिला नहीं दिखती है, पर वो गिफ्ट सिटी दिखता है, क्योंकि बड़े लोग हैं ना वहां पे, वो चंदा देने वाले हैं, वो आपको आपके हर हुक्म की तामील के लिए जो जरूरत है वो देने वाले लोग हैं, और इसलिए गिफ्ट सिटी को वहां फायदा मिला है। सर, गुजरात महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि है, किसी और का नहीं। गुजरात गांधी का गुजरात है, और इसी गांधी के गुजरात में प्रोहिबिशन है, नशाबंदी है, पर गिफ्ट सिटी में सरकार ने स्पेशली छूट दी है कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर में होते हुए भी आप वहां दारू पी सकते हो, गिफ्ट सिटी में प्रोहिबिशन नहीं। सर, यहां पे एक और रियायत दी गई है। ओवरसीज बाहर से कोई आएगा, डेटा सेंटर लगाएगा, 2047 तक उसको टैक्स में रियायत दी जाएगी, ये फाइनेंस बिल कहता है। मेरा सीधा सवाल ये है कि क्यों आप ये कर रहे हो? क्या आपका टर्म्स एंड कंडीशन कहीं पे क्लियर नहीं है कि वो बाहर से आया हुआ जिसको आप रियायत देते हो, वो मेरे देश को, युवाओं को कितनी नौकरी देने वाला है, मेरे देश के लोगों को कितना फायदा होगा?
सर, वक्त बदलता है। एक वक्त था जब कोई पशुधन जिसके पास था वो सबसे बलवान माना जाता था। फिर एक शस्त्र का जमाना आया कि शस्त्र जिसके पास ज्यादा है वो बलवान माना जाता था। धन संपत्ति का वक्त आया, जिसके पास ज्यादा मिनरल्स है, भूगर्भ में ज्यादा संपत्ति है, वो धनवान माना जाता था, वो ताकतवर माना जाता था। लेकिन बदलते वक्त में, आज के दिनों में, जिसके पास डेटा ज्यादा है, वो डेटा वाला है, वो सबसे ताकतवर और वो सबसे ज्यादा फायदा ले सकता है। क्या आपका कोई ये इस देश, हमारा देश, पॉपुलेशन के हिसाब से मेरा भारत महान, हम दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं और वही दुनिया के देशों की, बाहर के लोगों की नजर है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं कंज्यूमर्स है तो भारत में है, और इसका डेटा अगर मिल जाए तो फायदा हो जाए। अब ऐसे लोगों को आप ला रहे हो और उसके सामने मेरे देश की जो युवाओं की स्थिति है। सर, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट अभी आई, 67% ग्रेजुएट बेरोजगार है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम नहीं है। ग्रेजुएट लोग 67%। क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है? क्या हम किसी और को फाइनेंस बिल में रियायत देने से पहले मेरे देश के इन युवाओं के रोजगार की चिंता करें? सर, हाई नेटवर्थ इंडियन बाहर से आके पैसे लगाएंगे और जो एक इंपॉर्टेंट चीज डेटा है, उनका सेंटर यहां बनेगा और इसके लिए ये व्यवस्था यहां इस फाइनेंस बिल में की गई है। इनकम टैक्स, कस्टम्स, इसके अंदर सर ये फाइनेंस बिल में कानून में चेंजेस ला रहे हैं, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ला रहे हैं, माने कि पश्चात असर से। कानून की परिभाषा में कहा जाता है, दिस पावर्स आर विद द गवर्नमेंट बट इट शैल बी यूज्ड स्पेरिंगली। बहुत ही जरूरत कभी कभार पड़ जाए तभी कोई भी कानून रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पश्चात असर से लागू होना चाहिए। लेकिन यहां पे आप क्या कर रहे हो? जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ गए आपके कानून के होते हुए, आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, पश्चात असर से उस कानून को बदल के वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल रहे हो। ये शर्मजनक बात है कि इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। सर, सोयाबीन इंपोर्ट ड्यूटी 0। सर, ऑयल, सोयाबीन खाने का इंपोर्ट ड्यूटी 0। सर, मेरा किसान, मेरे भारत का किसान कैसे कॉम्पीट करेगा? देखना होगा आपको। अमेरिका में जाके मैंने देखा है, वहां के किसान को, इनके पास इतनी लैंड है और सरकार इतनी सुविधा देती है, इतने बड़े बड़े मशीन्स है, और वहां पे किसान जो है वो जो यील्ड लेता है, इसकी जो लागत लगती है, इफ यू कंपेयर विथ आवर फार्मर्स, अपने किसानों के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे तो हमें देखना होगा कि हमारा किसान उस कंपटीशन में टिक नहीं सकता है। और अगर इसी तरह से आप अमेरिका के सामने झुकेंगे और ट्रीटी करेंगे, या हमारा फाइनेंस बिल में हम ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगानी चाहिए उसको 0 करके रख दोगे तो देश का किसान सरवाइव नहीं हो पाएगा। देश का किसान आत्महत्या पे मजबूर हो रहा है। आज आत्महत्या क्यों किसान करता है? किसी भी लाइव क्रिएचर को, किसी भी जिसमें जीव है, उसको अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारा और कुछ भी नहीं होता है। वो किसान जब आत्महत्या करता है तो हमें उसको सोचना होगा। सर, जो सेस और सरचार्ज
मैं जानता हूं वित्त मंत्री जी आएगी, अपने जवाब में कहेगी कि सेस और सरचार्ज तो संविधान से मिला हमारा अधिकार है। ये हाउस है हमारा जो राज्यसभा, संविधान के हिसाब से इसलिए बना क्योंकि उस वक्त संविधान बनाने वाले महान आत्माओं ने तय किया कि राज्यों का इंटरेस्ट कौन देखेगा, हु विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स, और इसीलिए राज्यसभा बनी। और उसी चर्चा में यह तय हुआ कि राज्यसभा अपने स्टेट का इंटरेस्ट देखेगी, फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों को अन्याय ना हो। महोदय, सेस और सरचार्ज लगा के पैसा जब सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, राज्यों को उसका हिस्सा नहीं मिलता है। और अगर कोई भी टैक्स के रूप में सरकार, केंद्र सरकार लेती है तो उसमें से स्टेट को अपना हिस्सा मिलता है। वित्त मंत्री जी कहेगी कि मेरा तो ये अधिकार है, मैं लेती हूं, कानून है, ये है। संविधान बना तब उसकी डिबेट को देखिए, उसमें कहा था दिस आर द पावर्स बट शैल बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड स्पेरिंगली। वो डिबेट का एक हिस्सा है, आप उसे भूल रहे हो। मेरे पास वक्त की कमी है, वरना एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट्स है। सेस और सरचार्ज स्पेसिफिक काम के लिए लिया जाता है, कानून है, आपको उसे अलग अकाउंट में रखना है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है सर? कंसोलिडेटेड फंड में उसको डाल देते हैं। सेस अगर स्वच्छ भारत के लिए देश की जनता ने दिया तो स्वच्छ भारत में खर्च हो, लिमिटेड और जगह पे फंड डाइवर्ट हुआ है। ये कोई मेरा एलिगेशन नहीं है, एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इंडिपेंडेंट ऑडिट एजेंसी कहती है कि सेस और सरचार्ज का पैसा आप गलत जगह पे यूज कर रहे हो। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं जो इस फाइनेंस बिल में है। पर्सनल यूजर्स इंपोर्टेड सेस CTH 9804, उसमें टैक्स कम किया है। व्हाट इज दिस CTH 9804? बाहर से जो आते हैं उसके साथ जो सामान आएगा उसके ऊपर टैक्स कम कर रहे हो। कौन सी चीजें आ रही हैं? जो चीजें हमारे देश में मिलती है। कौन सी चीजें हैं? जो हमारे MSME बना रहे हैं, वही चीज यहां मिल रही है। और कौन जाता है बाहर से ये करने के लिए? क्या कोई आज के दिन में मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ये कर सकता है? उनको कोई फायदा नहीं। सर, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर 0 टैक्स आज के फाइनेंस बिल में कर रहे हैं। सर, क्रिटिकल मिनरल्स हमारे देश में कौन इन्वेस्ट करेगा इसको एक्सप्लोर करने के लिए? अगर आप सारा क्रिटिकल मिनरल्स बाहर से 0 टैक्स में लाओगे, हु विल इन्वेस्ट हियर? कौन रिस्क लेगा? क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स आराम से मिलने वाला नहीं है, उसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। जब आप इसके ऊपर 0 टैक्स कर दोगे तो कोई भी हमारे देश में क्रिटिकल मिनरल्स है इसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे और इससे फायदा नहीं, राष्ट्र का नुकसान होगा। सर, ये एक और चीज मैं कहना चाहता हूं। ये कहते हैं कि ऑयल एंड गैस की बात। सर, हमारी सरकार थी, सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, यूपीए गवर्नमेंट थी। बाहर से इंपोर्टेड क्रूड 77% आता था। आपकी सरकार में इंपोर्टेड क्रूड 89% हो गया है। ये क्यों हुआ है? हमारे पास ONGC है। बहुत मेहनत करके आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आई हुई सरकारों ने इसको ताकत दी और हमने हमारी भूमि से क्रूड निकालने के लिए पूरी मेहनत की। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आई विल अगेन कोट, जो कुआं बनता है जहां से ऑयल और गैस निकलता है, उसके लिए टेक्निकली यह कहा गया है कि टू मेंटेन हेल्थ ऑफ दैट वेल, उस कुएं की हालत
ठीक रखने के लिए ऑयल और गैस निकालते जाओ, उसके साथ उसे पानी और केमिकल से रिचार्ज करते जाओ, ताकि और ज्यादा से ज्यादा ऑयल और गैस आपको मिलेगा। अब सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि सरकार आने के बाद जो कुएं की हेल्थ के लिए, ऑयल एंड गैस के लिए जो कुआं था उसकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो काम होना चाहिए उसमें भ्रष्टाचार हुआ। पानी की सड़ी हुई पाइपें, पानी गया नहीं, रिचार्ज हुआ नहीं, आपका ऑयल एंड गैस मिलता था वो कम हो गया और आपको इंपोर्ट बढ़ाना पड़ा। सर, एक वक्त था गुजरात में जीएसपीसी, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सरकार का आमदनी देने वाला कमाऊ बेटा जीएसपीसी था। सर, एक मुख्यमंत्री आए, उन्होंने कहा कि केजी बेसिन में मैं ऑयल और गैस ढूंढ लूंगा। सर, केजी बेसिन में 51 वेल किए ऐसा कहा। सर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा मित्रों 20 टीसीएफ ऑयल एंड गैस मिल गया है, अब मेरा गुजराती कॉक खोलेगा, पानी नहीं पेट्रोल और डीजल आएगा। वीडियो है, मैं दिखाऊंगा। ये कहने के बाद मैं भी खुश था, मैं गुजराती हूं, कि अगर 20 टीसीएफ मेरे स्टेट में मिल गया, मेरा स्टेट मालामाल हो जाएगा। मैंने एक्सपर्ट से पूछा, उन्होंने कहा साहब जहां तेल के भंडार है वहां पर भाई 20 टीसीएफ माने 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस नहीं मिलता है। उन्होंने कहा आप एक ही अथॉरिटी है जो तय कर सकती है, सच कह सकती है, वो है डीजी हाइड्रोकार्बन। आई रोड टू डीजी हाइड्रोकार्बन, मैंने आरटीआई भी की कि कितना मिला गुजरात को। डीजी हाइड्रोकार्बन का जवाब आया कॉमर्शियली वायबल जीरो, एक बूंद भी नहीं। और एक और कहा जाता है कि 20 टीसीएफ मिला। सर, कैग ने लिख के दिया 17,000 करोड़ मेरे गुजरात के उस केजी बेसिन में डाला, 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ। और वही जीएसपी के कुएं, वही मुख्यमंत्री यहां आ गए तो वो सारा दे दिया ओएनजीसी को, और जीएसपीसी का वो मरा हुआ। मैं चाहूंगा वित्त मंत्री जी जवाब दे मुझे, मैं माफी मांगूंगा मैं गलत होगा तो, कि गुजरात से आपने वो केजी बेसिन के 51 वेल लिए, उसमें से कितना ऑयल और गैस निकल रहा है उसका फिगर दीजिए। क्योंकि कहीं कमेटी की बात तो मैं नहीं कर सकता, पीएससी में मैंने पूछा था, कुछ नहीं निकल रहा है। क्या ये इस तरह से सरकारें चलती है? सर, जीडीपी की बात करते हैं। अब ये एक नया स्टैंडर्ड हो गया है कि अगर आप पहले वाले को नीचा दिखाना है, दो होता है ना, एक लंबी लाइन होती है, कोशिश करो कि मैं उसके लंबी लाइन करूं, नहीं, वो पहले वाले की छोटी कर दूं ताकि मेरी लाइन लंबी दिखे। इस कंपटीशन में सर जीडीपी की सीरीज रिवाइज कर दी, माने जीडीपी की गिनती की जो सीरीज थी ना, वो सीरीज ही बदल दी और जीडीपी बड़ा दिखाओ। सर, इनके ही एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर श्री अरविंद सुब्रमण्यम जी ने कहा फ्रॉम 1 to 1.5% जीडीपी इज इन्फ्लेटेड। गलत तरीके से आप जीडीपी का रेशियो दिखाते हो और ये कहने वाला आप कहते हो विकसित भारत। सर, कहने से लफ्जों से कुछ नहीं होता है। मेरे देश में आज पर कैपिटा $3,000 है पर कैपिटा, और जिसे डेवलप्ड कंट्री विकसित देश है वहां $14,500 पर कैपिटा है। कहां 3,000, कहां 14,500। और आप इसको ठीक करने की बजाय सिर्फ अपनी पीठ पे अपनी शाबाशियां देते रहेंगे हम, तो सर इससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है। सर, कभी कभी ये लफ्ज वित्त मंत्री जी करती है ट्रस्ट बेज। अरे ट्रस्ट बेज नहीं, त्रास्ती बेज है आपका टैक्स स्ट्रक्चर। ट्रस्ट बेज नहीं, त्रास्ती बेज है। लोगों को पूछिए, जाइए कि कितनी तरह से उसको परेशान किया जाता है, चाहे कस्टम हो चाहे जीएसटी हो, और उसकी कोई ख्याल नहीं रखा जाता है।
सर जीएसटी में रिफंड लेने के लिए अभी मुंद्रा पोर्ट तो उसका एपिसेंटर है, पूरा नीम के पत्ते भरे हुए थे, उसके कंटेनर पकड़े के नीम के पत्ते क्यों, क्या जा रहा है, कूड़ा भरा था पूरा। बोले ये बिल्टी क्या थी कि हम टोबैको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इससे जो जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा वो कूड़ा वहां फेंक देंगे, और जीएसटी का बेनिफिट लेने के लिए और कोई अच्छा ऑफिसर आ गया तो उसने, मैं सर आई विल कंक्लूड इन 1 or 2 minutes। Okay. सर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर, क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर एनर्जी, ये इन चीजों के ऊपर आपको देश में क्या हो रहा है और बाहर क्या है उसको अगर हम देखेंगे नहीं। सर टीसीएस राइट एंड एलआरएस, सर बाहर आप शादी करने जाओ, ग्रुप में जाओ तो 20% टैक्स था, वो कम करके इस फाइनेंस बिल में 2% लेके आया है। मेरा भारत महान, मेरे देश में अगर आपको स्नो चाहिए आप जाइए जम्मू कश्मीर और हिमाचल में, आपको बर्फ वर्षा वहां पे मिलेगी। आपको अगर कहीं दरिया किनारा चाहिए, गुजरात से लेके पूरे भारत में आपको साउथ इंडिया में पूरा दरिया मिलेगा। आपको पहाड़ियां चाहिए, आपको रेगिस्तान चाहिए, आपको फॉरेस्ट चाहिए, जो चाहिए वो मेरे देश में है। अगर कोई पैसे वाले लोग शादी करने के लिए या ग्रुप में बाहर जा रहे हैं, उनके 20% से 2% करके आप मेरे राजस्थान का, मेरे गुजरात का, मेरे हिमाचल का, मेरे जम्मू कश्मीर का, मेरे साउथ का, केरला का वो टूरिज्म है, उसके ऊपर छुरी चलाने की कोशिश ये फाइनेंस बिल में हो रही है और इसके लिए मैं इसका विरोध करता हूं। और मैं आखिर में यही कहूंगा कि इस फाइनेंस बिल में वित्त मंत्री जी ने देश के उन लोगों की चिंता नहीं की है कि जिनको जरूरत थी, उन लोगों की चिंता की गई है कि जिनको रियायत की कोई जरूरत नहीं थी। गोल्ड में अगर मैच्योरिटी नहीं होती है तो कौन बीच में से कौन तोड़ता है, वो इंसान होता है जो जरूरतमंद गरीब होता है, उनकी जरूरत आन पड़ी तो वो अगर बॉन्ड तोड़ता है तो उसको फायदा इस बिल में नहीं है। इन्हीं लफ्जों के साथ इनका विरोध करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं।